हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण और मैं आपको मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस चैनल का जो मोटिव है गाइस वो यही है कि एवरी सिंगल वीक मैं अच्छे एजुकेशनल वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपका जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा छोटा कर सकूँ और आपको एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर कन्वर्ट कर सकूँ गाइस। तो मेरा मोटिव ये है कि एवरी सिंगल वीक मैं एक अच्छे एजुकेशनल वीडियोस इधर पोस्ट करूँगा, इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। आज का जो वीडियो है गाइज उसकी बात करूँ तो प्राइस एक्शन सुना बहुत होएगा आपने, काफ़ी कोर्सेज भी लिए होंगे प्राइस एक्शन के बारे में या कहीं ना कहीं सोच रहे होगे लेने के। तो कोर्सेज या कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है अगर प्राइस एक्शन सीखना है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा प्राइस एक्शन A to Z कवर करेंगे, वो भी इन डेप्थ। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा, थोड़ा आराम से टाइम लेके देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप करके मत देखना। मैं चाहता हूँ एक ही बार आपने अगर ये वीडियो देखा तो प्राइस एक्शन की दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले प्राइस एक्शन थियरी, प्राइस एक्शन होता क्या है, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जिसमें कि हम कोई भी इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट नेकेड चार्ट्स को देखते हैं, इधर से उधर कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाते हैं वो सिखाऊंगा। तो उसके बेसिस पे हम जो एक स्पेकुलेटिव डिसीजन निकालते हैं कि ये अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कोई भी कमोडिटी या स्टॉक या प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसको हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें कोई इंडिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए ये एग्जैक्टली एक सिस्टमेटिक अप्रोच तो नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि प्राइस एक्शन में ऐसा बहुत बार होगा आपको थोड़ा कुछ और दिख रहा होगा, मुझे शायद कहीं कुछ और दिख रहा होगा, क्योंकि दोनों की ड्राइंग में थोड़ा फर्क होगा। मैंने कहीं और लाइन बनाई होगी, आपने कहीं और बनाई होगी, तो वो थोड़ा सा एक बायसेस आ जाता है व्हेन इट कम्स टू प्राइस एक्शन। और ऐसा लोग कहते हैं कि भाई इट्स अ स्किल गेम, तो इट टेक्स टाइम एंड वंस यू डेवलप द स्किल तो उसके बाद काफ़ी ईजी हो जाता है। अब प्राइस एक्शन की सबसे जो बड़ी थियरी है, सप्लाई डिमांड पे ही कहीं ना कहीं बेस्ड है प्राइस एक्शन की सारी थियरीज। और सप्लाई डिमांड में प्राइस एक्शन में सबसे बड़ी थियरी है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। बट देन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में भी एक कैच है जो मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली इधर से उधर हर जगह लाइन बना लोगे तो नहीं वर्क करेगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे वर्क करता है अब हम वो समझने की ट्राई करते हैं। तो प्राइस देखो जनरली जब भी ऊपर नीचे कहीं पे भी जाता है तो सीधा सीधा एक लाइन में तो ऊपर जाता नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता हुआ ही ऊपर जाता है, जो नेचर है प्राइस का। और बाद में उसमें ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्राइस वर्क करता है, ऊपर नीचे होता हुआ ही जाएगा जहाँ पे भी जाना होगा। तो प्रीवियसली यहाँ से रिजेक्ट हुआ था तो ऐसा बोला जाता है कि ये एक रेसिस्टेंस जोन हो गया। अब ये जोन को जब हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो गाइज आप देखोगे तो दोबारा प्राइस जब इधर आया था, इधर से रिजेक्ट होकर नीचे गया था और प्रीवियसली यहाँ से वो उठा था, तो इसे हम सपोर्ट जोन कहते हैं। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है दोबारा जब इस जोन में प्राइस आएगा तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, क्योंकि प्रीवियसली भी यहाँ से प्राइस उठा था तो दोबारा यहाँ से उठेगा। ये सप्लाई डिमांड की गेम है। ऐसा बोला जाता है कि रेसिस्टेंस एरिया पे आने के बाद सप्लाई थोड़ा बढ़ जाता है और डिमांड कम हो जाती है, इसलिए प्राइस रिवर्स होकर नीचे आता है। और जब सपोर्ट एरिया में आता है प्राइस, तब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है, इसके लिए प्राइस वहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर जाता है। वापस से ये एरिया को एक्सटेंड करोगे गाइस तो रेसिस्टेंस एरिया इस बार वर्क नहीं किया और प्राइस ने रेसिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया। तो अब थियरी ऐसा बोलती है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, एक बार ब्रेकआउट हो गया रेसिस्टेंस एरिया का तो अब वो सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्राइस दोबारा घूम के जब उधर आएगा तो अब वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा वो एरिया। तो प्राइस ऊपर गया, वापस से धीरे धीरे नीचे आया तो ये एरिया से बाउंस होकर ऊपर जाएगा, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। जो रेसिस्टेंस एरिया था अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से घूमते घूमते नीचे आया तो ये एरिया एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। और सेम ऐसे ही वापस से जब ये रेसिस्टेंस एरिया का एक और बार ब्रेकआउट हो गया तो अब ये एरिया वापस से सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर प्राइस नीचे आए तो यहाँ से वापस घूम के ऊपर जाएगा, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। तो इसी तरीके से ब्रेक होने के बाद जो सपोर्ट एरिया होता है वो ब्रेक होने के बाद रेसिस्टेंस एरिया बन जाता है। एक एग्जांपल की तरह एक्सप्लेन करूँ तो प्राइस अगर यहाँ से ब्रेक करके नीचे चले जाता सपोर्ट एरिया का, तो दोबारा जब प्राइस इधर आएगा तो यहाँ से रिजेक्ट होएगा और नीचे जाएगा, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सपोर्ट और रेसिस्टेंस की जो थियरी है वो ऐसा बोलती है। कुछ प्रैक्टिकल चार्ट्स ही देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको ऊपर से थियरी एक्सप्लेन करी है गाइस। अभी चार्ट पे अगर आके हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की ट्राई करते हैं। ओके गाइस, तो ये 30 मिनट्स का निफ्टी का ही चार्ट है। वो कोई भी आप चार्ट देखोगे आपको थियरी समझ नहीं है, कहीं पे भी आप समझ लोगे।
तो एनीवेज अब हम मार्क करने की ट्राई करते हैं। तो आप इधर देखोगे तो ये एक टाइप से रिवर्सल हुआ था, यहाँ से प्राइस नीचे गया था, तो ये हमारे लिए रिजेक्शन जोन हुआ, तो इसको हम रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियरली करने की ट्राई करता हूँ। और इसमें ना गाइस कोई एक लाइन नहीं होती है सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ऐसा एक जोन बनाना पड़ता है। सपोज करते ये एक बड़ी कैंडल होती तो मैं खाली उसकी कैंडल की विक बना लेता। अभी कैंडल थोड़ी छोटी है तो पूरी एक ये कैंडल है, इसको मैं फर्स्ट कैंडल को पूरा ले लेता हूँ एज अ रिजेक्शन जोन। एक जोन बनाना पड़ता है, एक सिंगल लाइन बनाने से कुछ नहीं होता है, वरना तो वो लाइन को 2-3 बार ऊपर नीचे काट के आपके समझ लो ऐसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे स्टॉप लॉस में ही खेलने में। तो इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं गाइस। तो अब इसको एक्सटेंड करने से क्या होता है, ये जोन की प्रीवियसली ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया, प्राइस नीचे गया था, दोबारा प्राइस इधर आया और ये इसका ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट होने के बाद आप देखोगे तो प्राइस घूम के जब इस एरिया में आया, यहाँ पे एज अ सपोर्ट वर्क किया, यहाँ पे भी एज अ सपोर्ट वर्क किया, और इसको और एक्सटेंड करते तो फाइनली आगे जाने से पहले इधर एक और बार सपोर्ट लिया और प्राइस यहाँ से और ऊपर चला गया। अब कहाँ से रिवर्स हुआ था, तो यहाँ से रिवर्स हुआ था। तो अब ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस एरिया हो गया, तो इसको भी वापस से नया रेसिस्टेंस एरिया प्लॉट कर लेते। तो इसको ऐसे हम प्लॉट करेंगे गाइस, तो दोबारा से रेसिस्टेंस एरिया का इधर ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट हो गया, तो अब हमें वापस से इसे एक्सटेंड और करना पड़ेगा। और आगे इधर आप आके देखोगे तो ये एरिया ओवरऑल कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट एरिया ही वर्क किया। दोबारा प्राइस जब घूम के इस एरिया के आसपास आया तो यहाँ से बाउंस हुआ, वापस आने की ट्राई किया तो वापस बाउंस होकर फाइनली और ऊपर चला गया और इससे भी बड़ा ब्रेकआउट हो गया। अब इधर हम ये एरिया देखेंगे, ये एक हाईएस्ट पॉइंट था जहाँ से हमने रिवर्सल देखा था, तो इसका भी वापस से एक हम एज अ रेसिस्टेंस एरिया प्रीवियसली था और ये ब्रेक हो गया, तो अब ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो ये जोन को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो क्या जोन पे तो आया ही नहीं, ओके फाइनली इधर आया। तो देखो आप जैसे देखोगे जोन पे प्राइस जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट बन गया, प्राइस इधर टच हुआ और यहाँ से ऊपर चला गया। तो इस तरीके से सपोर्ट और जो रेसिस्टेंस है वो वर्क करते हैं। एक बार ब्रेक हो जाने के बाद जो रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। सो दिस वाज द थियरी ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। और ये मल्टी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम हर जगह वर्क करता है। और ये खाली निफ्टी का मैंने आपको चार्ट बताया तो ऐसा मत समझना निफ्टी पे वर्क करता है, दुनिया भर के हर स्टॉक में वर्क करता है। जैसे सपोज करते हैं मैकडॉनल्ड्स का चार्ट खोल लेता हूँ, यूएस के स्टॉक मार्केट का एक बड़ा टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं, वीकली का चार्ट खोल लेते हैं गाइस। तो मैकडॉनल्ड्स में भी इधर आप देखोगे तो ये एक वीकली चार्ट पे रिजेक्शन कैंडल था, इधर से प्राइस नीचे गया था। इसी जोन को आप एक्सटेंड करोगे तो एग्जैक्टली आगे जब फॉल आया था मार्केट में यहाँ से, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क किया था और यहाँ से बाउंस बैक होकर वापस से और ऊपर चला गया। फिर वापस से इसी एरिया का ये एज अ रेसिस्टेंस एरिया था और फाइनली इधर ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया। तो गोइंग अहेड आप आके देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स ये एज अ सपोर्ट एरिया वर्क किया। एक बार इधर आप देखोगे ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन था और ये इसका ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद प्राइस ऊपर जाके नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है, वापस यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ पे सपोर्ट ले और फाइनली फिर प्राइस और ऊपर चला गया। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क करते हैं गाइस। अब हम और आगे समझते हैं प्राइस एक्शन की थियरीज में, और जितने भी फंडास हैं काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज। ओके गाइस, तो अब हम ट्रेंड्स के बारे में समझने की ट्राई करते हैं। प्राइस एक्शन को लेके हम ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दिन में एक्चुअली टाइम मिलता नहीं, इसलिए आपका भाई देखो रात को 2:30 बजे वीडियो शूट कर रहा है आपके लिए। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दोगे तो मज़ा आएगा मुझे, और बाद में भूल जाओगे, इसलिए अभी से ही वीडियो को लाइक कर दो। सो एनीवेज, ट्रेंड एनालिसिस की बात कर रहे हो तो ट्रेंड्स कैसे पहचानेंगे प्राइस एक्शन की थियरी से, प्राइस एक्शन को यूज़ करके। ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आगे कमिंग डेज में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स में आपको सिखाऊंगा। ट्रेंड फिर आप हमेशा आइडेंटिफाई इजीली कर ही लोगे, उसमें कोई भूल नहीं करोगे। लेकिन अब प्राइस एक्शन की थियरी से ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होता है वो बताऊँ तो हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करी जाती है। जब एक स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो प्रीवियस जब भी उसने अपने हाई से एक नया हाई बनाया होता है तो इसको हम हायर हाई बोलते हैं, और प्रीवियस जो लो होता है उससे एक ऊपर का लो बनाया तो इसे हम हायर लो बोलते हैं गाइस। तो ये एक बेसिक थियरी है कि जब तक हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं तब तक ये एक अप ट्रेंड है। हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं तब तक ये एक अप ट्रेंड है,
और फिर एक रेंज के अंदर जब घूमेगा मार्केट, हायर हाइज और हायर लोज बनने बंद हो जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमेगा, तो इसे हम साइडवेज बोलेंगे। जैसे ट्रेंड्स 3 टाइप के होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। तो डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज बनेंगे गाइस। तो उसमें क्या होएगा कि ये एक लोअर हाई है, प्रीवियसली ये एक हाई था जिसको कभी मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। इनफैक्ट एक और दूसरा लोअर हाई बना दिया, तो ये डाउन ट्रेंड कहा जाता है गाइस। इस तरीके से हम ट्रेंड्स की फॉर्मेशन जज करते हैं। ये एक लोअर हाई है और ये एक लोअर लो है। मेन आपको लोअर लो देखना है और लोअर हाइज देखने हैं प्राइस एक्शन की थियरी में। ये जब तक लो है दोस्तों, इसके नीचे एक लो बनते जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड ही बोला जाएगा। जैसे ये इसके नीचे एक और लो बना, अब इसके नीचे अगर एक और लो बनता है तो ये डाउन ट्रेंड है। और जब तक ये एक भी लोअर हाई ब्रेक नहीं हो जाता है अपसाइड पे, तब तक वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा प्राइस एक्शन की थियरी से। इस तरीके से हम ट्रेंड्स को जज करते हैं। वापस से सपोज करते हैं रिवर्सल हुआ और इधर एक और लोअर लो बना, लेकिन इस बार ये लोअर हाई की जगह इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, तो हम ऐसा बोलेंगे अब शायद ट्रेंड चेंज हो रहा है। जब तक ये ऐसा नहीं होता है और उसके नीचे एक और लोअर हाई बन जाता है प्रीवियस लोअर हाई के नीचे, तो ये एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन कंटिन्यूस है। और ये अप ट्रेंड में भी सेम ऐसे हायर एज हायर लोज बनते हैं और बीच में साइडवेज रहता है गाइस। तो ये ट्रेंड की एनालिसिस थी। अगर ट्रेंड आपको पहचानना है प्राइस एक्शन को यूज़ करके, तो इस तरीके से आप ट्रेंड्स जज कर सकते हो। ओके गाइस, तो अब हम समझेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो चार्ट पैटर्न्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप के अलग अलग चार्ट पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से खाली समझाऊं तो चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं। तो जब भी मार्केट में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हलचल बन रही होती है, तो आपको कुछ एक सिमिलर टाइप के पैटर्न्स दिखते हैं जिसको कि हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। वो पैटर्न्स कैसे होते हैं? जैसे आप देखोगे ये इस टाइप से आपको एक ये ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है। अब ये एक चार्ट पैटर्न है एक्चुअली। नीचे से ये पोल है और ये इसके अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है फ्लैग में, और फिर ये फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से जो ये पैटर्न्स बनते हैं दोस्तों, इसको हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। और वो काफ़ी अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं आपको कुछ पैटर्न्स का एग्जांपल बताता हूँ और उसमें स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे मिलती है वो भी आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। तो चार्ट पैटर्न्स में भी दोस्तों देखो, एक बुलिश होते हैं, बेरिश होते हैं, वो तो ठीक है। एक होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न और एक होते हैं रिवर्सल पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? जैसे नीचे से सपोज करते हैं स्टॉक भागता भागता ऊपर आया और एक इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जो हाइज हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे होते हैं, वो एज अ रेसिस्टेंस एक एरिया में अटक गया होता है, और नीचे से जो लोअर हाइज बोला जाता है वो ऊपर आ रहे होते हैं। तो इसे हम असेंडिंग ट्राइंगल बोलेंगे। और फाइनली जब इसका ब्रेक हो जाता है तो ये जो विथ है, ये विथ के नीचे स्टॉप लॉस रखा जाता है और ये विथ के जितना ही ऊपर टारगेट भी रखा जाता है। और एंट्री एग्जैक्टली इसके ब्रेक होने पे ही हो जाती है। और टारगेट इतना ही रखना ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करके भी टारगेट रख सकते हो। तो ये सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं गाइस। मैं आपको थोड़ा सा क्विकली बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। कभी इन डेप्थ चार्ट पैटर्न्स पे पूरा एक वीडियो भी बना के मैं पोस्ट करूँगा। सो एनीवेज, अब ये बुलिश वेज है। अब ये इस टाइप का पैटर्न बनता है जिसमें कि स्टॉक नीचे से भागता हुआ ऊपर है, लेकिन जो हाइज हैं वो हायर हाइज की जगह लोअर हाइज बनने लग जाते हैं। इधर देखोगे तो ये एक हायर हाई था लेकिन उसके नीचे बना, इसलिए अब ये एक लोअर हाई हो गया। और फाइनली इस लोअर हाई का ब्रेक हमें जब देखने मिलता है तो एक ऐसा बुलिश वेज पैटर्न प्रिपेयर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग में क्या होता है दोस्तों? देखो, मैं आपको एक इन शॉर्ट बहुत ही ब्रीफ बता देता हूँ। ये सारे पैटर्न्स एक एक करके मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे के सारे पैटर्न्स ये जो दिख रहे हैं सामने, इसके सिवा हेड एंड शोल्डर्स है, वो अलग पैटर्न है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल ये जितने भी पैटर्न्स दिख रहे हैं, ये इनका एक सिंपल ब्रीफ दे दूं। नीचे से चल के ऊपर आ रहा होगा, फिर फ्लैग बनेगा। अब फ्लैग अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर में बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही फ्लैग चाहिए और उसका ब्रेकआउट चाहिए। कोई फ्लैग ऐसा बनेगा कि चार्ट ऐसे बनेगा आपको अंदर कि उसमें आप देखोगे तो एक टाइप से धीरे धीरे हायर हाइज बन रहे होंगे और फिर फाइनली ब्रेकआउट आएगा। कोई फ्लैग होएगा तो वो ऐसा बन रहा होगा कि जिसमें इस टाइप का ऐसा वेज आपको अंदर बनता हुआ दिखेगा और फाइनली ब्रेकआउट हो जाएगा। तो बहुत अलग अलग डिज़ाइन में ये फ्लैग बनेंगे। वो बनेंगे फ्लैग पैटर्न ही। हमें फ्लैग कैसा भी चलेगा, ऐसा फ्लैग बनेगा तो भी चलेगा, और अगर ऐसा फ्लैग बनेगा तो भी चलेगा, ऐसा फ्लैग बनेगा
तो भी चलेगा, एग्जैक्टली ऐसा फ्लैग बनेगा तो भी चलेगा। तो फ्लैग बहुत अलग अलग टाइप के बनेंगे, कैसा भी बनेगा हमें चलेगा। अगर फ्लैग ऐसा बनेगा तो भी हमें चलेगा। तो ओवरऑल सब मिला के फ्लैग पैटर्न ही बनने अलग अलग टाइप से। एक होता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, उसमें खाली ये इस टाइप का फ्लैग आपको नहीं दिखेगा, उसमें ऐसा दिखेगा कि ये एक जैसे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो शोल्डर्स होते हैं इंसान को और बीच में एक हेड होता है। तो ऐसे ही इस पैटर्न में एक ये शोल्डर बनता है, फिर एक हेड बनता है और फिर एक शोल्डर बन के उसका नेकलाइन का ब्रेकआउट आता है दोस्तों। तो जैसे ही, रुको मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की ट्राई करता हूँ। एक शोल्डर होता है, फिर एक हेड बनता है और फिर एक शोल्डर बनता है। अच्छा, इसके पीछे साइकोलॉजी की आपको बताता हूँ कि हायर हाइज बन रहे थे, एक और हायर हाई बना, लेकिन फिर फाइनली एक और हायर हाई की जगह लोअर हाई बन गया और नीचे नेकलाइन भी ब्रेक हो गया। तो नेकलाइन ब्रेक होते ही हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कंप्लीट हो गया, हम ऐसा बोलते हैं। और हमारा ऐसा मानना होता है कि ये जो हाइट थी इसके जितना अब ये स्टॉक नीचे जा सकता है एग्जैक्ट उतनी हाइट तक। और जो स्टॉप लॉस है वो प्लेस करने का तरीका बहुत लोगों का अलग अलग है। कोई ये जो शोल्डर होता है उसके थोड़ा ऊपर प्लेस करना पसंद करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकआउट लेवल्स के थोड़ा ऊपर प्रेस करना पसंद करते हैं। तो सबका ट्रेडिंग पैटर्न अलग है, इसलिए स्टॉप लॉस लेवल्स इसमें सब अपने अपने हिसाब से प्लेस करते हैं। पर आपको एक्चुअली सही बताऊं तो स्टॉप लॉस जो लेवल है वो ATR के हिसाब से देख के प्लेस करना चाहिए, ऐसे ही रैंडमली बस अपने मन से कहीं पे भी तो नहीं प्लेस करना चाहिए, ताकि हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता हो कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक नॉर्मल खाली ऐसे एक वॉलेटाइल मूव मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं लेके जाएगा, या इतना दूर भी नहीं रख दो कि रिस्क रिवॉर्ड निकालते निकालते नाक में दम आ जाए। सो वो भी कभी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ATR का इस चैनल पे मैं ATR पे कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए वो वीडियो पोस्ट करूंगा। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न गाइस, और इसमें ही सेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स आता है कि जिसमें डाउन ट्रेंड में जब कोई स्टॉक चल रहा होता है फिर फाइनली उसका ट्रेंड जब शिफ्ट होने वाला होता है तो इस टाइप से नीचे से इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, जो हेड एंड शोल्डर्स देखा आपने उसका एग्जैक्टली उल्टा होता है, मिरर इमेज बन जाती है। तो डाउन ट्रेंड में से रिवर्सल इस तरीके से स्पॉट कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न से। अब मैं आपको कुछ रिवर्सल पैटर्न जो दूसरे वो बताता हूँ। एक होता है डबल टॉप, ये हो गया ट्रिपल टॉप। 3 बार अगर कोई एक ही जगह पे रेसिस्टेंस फेस करके फाइनली ये 3 बार 1 2 3 और फाइनली फिर उसके नेकलाइन का ये ब्रेक हो जाता है, तो इसे हम ट्रिपल टॉप बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर्स में आपको बता चुका हूँ, ऐसे ही राइजिंग वेज आ जाएगा। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न्स थी गाइस। तो चार्ट पैटर्न्स आपको प्राइस एक्शन थियरी से अगर ट्रेड करना है तो चार्ट पैटर्न्स आना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ट पैटर्न इस तरीके से वर्क करती है। मैं आपको खाली एक एग्जांपल के लिए एक दो चार्ट पैटर्न्स दिखा देता हूँ वो कैसे एग्जैक्टली दिखते हैं जब आप लाइव मार्केट्स में ट्रेड कर रहे होगे गाइस। तो सपोज करते हैं कि ये एक इधर आपको चार्ट पैटर्न दिख ही जाएगा, नीचे से एक बहुत अच्छी रैली चलती चलती आई और फिर फाइनली ये इस टाइप का एक ये वेज बना गाइस। तो ये जो वेज है इसके अंदर ऐसे जो कंसोलिडेट हो रहा था और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट निकला, तो ब्रेकआउट निकल गया तो वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो इस टाइप से ये पैटर्न्स बनते हैं। अब ऊपर की तरफ चले जाने के बाद अच्छा ये मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में बनते हैं, खाली कोई भी एक टाइम फ्रेम खोला ऐसा नहीं। चलो मैं आपको डेली का चार्ट दिखाता हूँ, वीकली का चार्ट दिखाता हूँ और रैंडम कोई एक स्टॉक का चार्ट निकाल लेता हूँ, तो आपको क्या प्रॉपरली वो अच्छे से देखने को मिलेगा कि चार्ट पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं। एक मैंने फिलहाल ये HAL हल का चार्ट निकाला है। तो इधर आप देखोगे गाइस, तो मैं आपको एक इधर चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ कैसे स्पॉट करना होता है इसको। तो ये नीचे से एक अच्छी रैली, फिर आप देखोगे ये पूरा कंसोलिडेशन का ब्रेक और फिर फाइनली ऊपर। तो इधर इस टाइप से एक फ्लैग बना और इसमें मल्टीपल आप देखोगे तो ये आपको पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखेगा। वापस से रैली आई, वापस से कंसोलिडेशन और फिर ये ऊपर की साइड पे फ्लैग ब्रेक। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और ये आपको काफ़ी बार बहुत ईजिली देखने मिल जाएगा। सो इस तरीके से चार्ट पैटर्न यूज़ होते हैं गाइज। ओके गाइज, तो अब हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं। अब आपको बताऊं तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर अभी हमें बहुत सारे टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न्स नहीं डिस्कस करना है क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न पे कभी डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनेगा तब वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर अब जो काम के कैंडल स्टिक पैटर्न्स है जिस पे ध्यान देना चाहिए वो ही खाली कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैं आपको लेके चलता हूँ, और वो दो इस टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न्स है गाइज। तो सबसे पहली जो एक पैटर्न है उसको हम हैमर बोलते हैं। नीचे से इस टाइप का एक फॉर्मेशन होता है उस कैंडल स्टिक पैटर्न का, और उसमें नीचे वेक होती है, ऊपर ऐसा हैमर बना होता है, और इन्वर्टेड हैमर भी एक होता है, वो इस टाइप का एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसको कि हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और इन दोनों के पीछे जो साइकोलॉजी है मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। तो एक सपोज करते हैं ये एक बुलिश कैंडल है हैमर की,
ये वाली। तो इसमें क्या हुआ था प्राइस एक्शन, हमें वो पता चलता है कि भाई यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और उसके बाद प्राइस इधर नीचे तक आ गया था, लेकिन नीचे से फिर जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में एंटर हुए, प्राइस को ऊपर लेके गए और ऑल द वे ऊपर यहाँ तक लेके गए और क्लोजिंग एक ऊपर के साइड पे की है। तो इसे हम एक बुलिश हैमर बोलते हैं और ये एक अच्छी बुलिश कैंडल होती है। और ये कैंडल ज़्यादातर जब सपोर्ट या कोई ट्रेंड लाइन में आपको एक्सप्लेन नहीं किया, इसके बाद करता हूँ, सपोर्ट या कोई ऐसी अच्छी जगह पे जब ये हैमर टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न मिलती है कि हमें एक बुलिश कंफर्मेशन जहाँ चाहिए होता है, तो ये एक कंफर्मेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। और सेम रेसिस्टेंस पे ये इन्वर्टेड हैमर देखा जाता है। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है गाइस, ये आपको नॉर्मली ये इस टाइप से पूरा ऐसा एक ब्लैक कलर की कैंडल दिखेगी या रेड कलर की, अगर आप ग्रीन कलर यूज़ करते हो तो रेड और ग्रीन में, तो ये ग्रीन, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या देती है, तो इन्फॉर्मेशन हमें ये देती है कि प्राइस जो है वो ओपन यहाँ हुआ था और ऊपर तक गया था, लेकिन फिर सेलर्स घुस गए मार्केट में और ऑल द वे नीचे तक उसको लेके आए और क्लोजिंग उन लोग ने यहाँ पे दी है। तो ऐसा बोला जाता है कि पहले प्राइस जहाँ पे भी ओपन हुआ उसने ऊपर जाने की ट्राई की और ऊपर से सेल ऑफ इतना स्ट्रांग था कि सेलर्स अंदर इतने हावी थे कि वो प्राइस को ओपन प्राइस से भी नीचे ले जाके उनने क्लोजिंग कर दी। तो ये एक बैरिश कैंडल स्टिक बोली जाती है और ये जनरली कोई रेसिस्टेंस एरिया होता है, उस टाइप के एरिया में जब ये कैंडल स्टिक मिलती है तब ये काफ़ी एक यूज़फुल कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है। तो ये हैमर जो है उसको हमें ध्यान देना है। और दूसरा आपको मैं बताऊं तो एक और कैंडल स्टिक पैटर्न जिसको हमें ध्यान देना होता है उसको हम बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग बोलते हैं। एंगल्फिंग कैंडल मतलब इस टाइप से एक बड़ी कैंडल बनेगी जिसके अंदर 2-3 प्रीवियस कैंडल्स समा गई होंगी, उसको छोटी छोटी कैंडल्स को वो अपने अंदर समा के एक टाइप से उनसे बड़ी कैंडल बना के उससे बड़ा क्लोज दे देगी, तो उसे हम बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। और सेम इसी तरीके से अगर ये क्या बोलते हैं बेरिश कैंडल स्टिक होती तो इसे हम बेरिश एंगल्फिंग बोलते, अगर ये बेरिश कैंडल होती। तो बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का मतलब कि एंगल्फ कर देती है, प्रीवियस के 2-3 जो भी बार्स होते हैं उसको पूरा ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर, एंगल्फ कर लेती है, इसलिए हम इसको एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं गैस। तो इसमें आपको मैं एग्जाम्पल से कहीं दिखाता भी हूँ अगर कहीं देखने मिलता है चार्ट में, तो ताकि मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके गैस, तो इधर एक दिख रहा है, तो इधर आप देखोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों 3 कैंडल स्टिक को एक ही कैंडल स्टिक, ये जो बुलिश एंगल्फिंग है इसने पूरा अपने अंदर समा लिया और उससे भी ऊपर जाके बड़ी कैंडल स्टिक बनाई और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अब यहाँ से माहौल बुलिश है, हमें ये पता चलता है, ये कैंडल स्टिक हमें ये बताती है। अब मैं आपको बताऊँ तो जैसे ओके, तो ये जैसे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का फॉर्मेशन का एग्जांपल है और यहाँ से फिर मार्केट और ऊपर गया। और दूसरी आपको मैं एक बुलिश एंगल्फिंग दिखाता हूँ, तो इसे भी हम बुलिश एंगल्फिंग ही बोलेंगे दोस्तों। क्यों ऐसा, क्योंकि ये वाली कैंडल ने भी प्रीवियसली आप देखोगे तो ये 1, 2, 3, ये तीनों 3 कैंडल को अपने अंदर संभाल लिया और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है और यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर भी गया है। तो सेम उस तरीके से जैसे ये बुलिश एंगल्फिंग है ऐसे बेरिश एंगल्फिंग भी होती है। तो बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग दोनों कैंडल्स को हमें देखा जाता है। आपको मैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो इधर आप देखोगे तो बेरिश एंगल्फिंग एक अच्छी सी दिखाता हूँ। एनीवेज ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल ही है। इसमें भी आप देखोगे तो प्रीवियस छोटी छोटी सारी कैंडल्स को समा के नीचे एक बड़ी कैंडल बना के क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दी, तो इसको हम बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बोलेंगे और इसके हिसाब से अब ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू होना चाहिए। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत टाइप की होती है, पर इस टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी आप यूज़ कर सकते हो गाइस। और इसके बाद बचा अब एक चीज़ जो है कि है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन्स क्या होती है गाइस, अब जैसे आपने एक चार्ट पैटर्न के बारे में समझा, तो चार्ट पैटर्न जैसे बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्रॉस लाइंस बनानी पड़ती है। तो जितनी भी ये लाइंस बनती है दोस्तों, हर चार्ट पैटर्न बनाने के लिए जो भी आप लाइन बनाओगे वो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ही होती है। लेकिन ट्रेंड लाइन ओवरऑल क्या होती है कि जहाँ पे आपको 2 टच मिनिमम मिल जाते हैं उस एरिया को हम कन्फर्मेशन समझ जाते हैं। जैसे इधर से आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक पहला टच है, ये एक दूसरा टच है। अगर 2 टच मिल गए तो ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाती है और जैसे ही तीसरे टच में यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा वो एक पॉसिबिलिटी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है और ब्रेकआउट हो गया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया, तो अब ये प्राइस नीचे जाएगा, ऐसी एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन्स वर्क करती है गाइस। ये मैंने आपको एक ऐसी ट्रेंड लाइन बताई, लेकिन ऊपर से स्लोपिंग हुई नीचे की ट्रेंड लाइन बनती है। जैसे इधर आप देखोगे तो ये एक टच है, फिर ये एक टच है, ये 3, इधर 3 टच मिल गए आपको। तो ट्रेंड रिवर्सल आपको स्पॉट करने के लिए ट्रेंड लाइंस बहुत काम आएंगी। तो ये 1,
ये 2, ये 3। अब इसी को आपको मैं कमी भी बताता हूँ ट्रेंड लाइन की। इसी को हम आगे ले जाएंगे तो फाइनली इधर भी ये रिवर्सल मिला और इधर फाइनली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, लेकिन ब्रेक हुई थोड़ा ऊपर भी गया लेकिन वापस से प्राइस नीचे आ गया। तो ट्रेंड लाइन को कोई खाली ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें ब्रेकआउट के लिए यूज़ करना है। एक्चुअली ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह बहुत अच्छी तरह वर्क करती है। तो ये 1 और ये 2, ये 2 टच वाली हमें ट्रेंड लाइन मिल गई, तो ये एक रेसिस्टेंस एरिया हमें ये पता चल जाता है। यहाँ से प्राइस नीचे आता है, वापस इसी ट्रेंड लाइन के पास जब प्राइस आया तो यहाँ से नीचे आएगा, ये कि रेसिस्टेंस एरिया हमें ये पता चल जाता है। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं काम आता है। और फाइनली जब इधर ब्रेकआउट हो गया, और वो हर ब्रेकआउट के बाद प्राइस सीधा सीधा तो ऊपर जाता है ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये ब्रेकआउट फेल भी हुआ। तो इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, इस तरीके से वर्क होता है। तो ट्रेंड लाइन भी प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट है, और ख़ास करके आपको कोई भी चार्ट पैटर्न बनाने की ट्राई करोगे तब ट्रेंड लाइंस बहुत ज़्यादा यूजफुल आएंगी गाइस। तो गाइस मैंने बहुत ब्रीफ तरीके से बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए समझाने की ट्राई की, आपको मैक्सिमम प्राइस एक्शन को कवर अप करने की ट्राई की, ताकि छोटे टाइम में आप ज़्यादा वैल्यू निकाल सको इस वीडियो से। तो गाइस मज़ा आया ना? नेक्स्ट वीक वापस से मज़ा आएगा और एक अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप 2 काम कीजिए, एक है आराम करो और दूसरा जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबा दो, वो दब जाना चाहिए। वो मेरे को नहीं पता कैसे, जो करना है करो, पर सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीक, सी या।